तीन तीन टॉपिक्स हम लोग बोल सकते हैं। एक तो कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट, जो हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द मींस आवर एकेडमिक्स, ओके, सब्जेक्ट जब स्टार्ट किया था तभी कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट स्टडी किया था, वो टॉपिक रहेगा। उसके बाद रिसेंटली हम लोगों ने जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट डिस्कस किया था, रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने वैरिग्नॉन थ्योरम डिस्कस किया था। तो वैरिग्नॉन थ्योरम के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके साथ सपोर्ट रिएक्शन का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ओके, तो वैरिग्नॉन थ्योरम के ऊपर जो भी हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, उतना पार्ट अगर आप परफेक्टली प्रिपेयर करोगे तो आपको एग्जाम का क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा। ओके, और उसमें दो तीन और क्वेश्चंस आपके बाकी, आपके पर्टिकुलर डिवीजन में दो या तीन क्वेश्चंस एक्चुअली और लेना था एक्चुअली वेरिग्नॉन थ्योरम पे, जो हम लोग क्या करेंगे यूनिट टेस्ट के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आपके नहीं आएगा यूनिट टेस्ट में। तो जहां तक हम लोगों ने स्टडी किया उसके ऊपर आएगा। और सपोर्ट रिएक्शन का जो पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में या फिर वेनसडे तक जो भी हम लोग सपोर्ट रिएक्शन का पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा चेंज करके आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ये पूरा डिस्कशन हम लोग एंड में करेंगे लेक्चर में। इस पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा वो पूरा मैं आपको डिटेल में एंड में सब बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पे देखो। तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे कौन सी चीजें बताई कि आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में जो सिलेबस है वो कौन सा रहेगा, कॉन्करेंट फोर्सेस, वेरिग्नॉन थ्योरम और सपोर्ट रिएक्शन। जो जो पढ़ाया गया है उसमें से ही क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा चेंज करके आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। सो वी आर डिस्कसिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, एक मिनट। तो सब लोग ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देख लो बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज एग्जाम में भी आपका जो फाइनल एग्जाम रहता है, फाइनल एग्जाम में भी इसके ऊपर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही इजी रहता है। यूनिट टेस्ट में भी इसके ऊपर एक 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी। ओके, अभी तक आपने जो स्टडी किया है दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट। अभी तक आपने जो स्टडी किया था ना, दैट वाज द रिजल्टेंट पार्ट। अभी इसके आगे जो पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पार्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी। ओके, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी विल बी स्टडीड henceforth। ओके, तो सब लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। सी, सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सी, कंडीशन, conditions of equilibrium। Okay, so whenever body is in the equilibrium condition, we can say there are three conditions, conditions of equilibrium। So there are three conditions of equilibrium। Okay, so there are three conditions of equilibrium। First condition is summation fx is equal to 0। Second condition is called summation fy is equal to 0, and third condition is summation of moment is also equal to 0। So these are the three conditions of equilibrium। Condition 1, this is condition 2, and this is called condition number 3। ओके, तो तीन कंडीशन है। एक तो क्या, समेशन एफ एक्स जीरो रहेगा, उसका समेशन एफ वाई जीरो होगा, और उसका समेशन ऑफ मोमेंट, दिस मोमेंट कैन बी टेकन अबाउट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, अबाउट एनी पॉइंट। सर, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हेलो, अभी क्लियर है आवाज? हेलो स्टूडेंट, यस सर। हेलो, Yes, sir. ओके, क्लियर आ रहा है ना? हाँ, यस सर, तो समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। दीज आर कॉल्ड एज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, कोई भी बॉडी जब मैं बोलता हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उसका समेशन एफ एक्स जीरो रहेगा। समेशन एफ एक्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में जीरो फोर्सेस एक्ट होते हैं, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो। व्हेनेवर बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स जीरो का मतलब वो बॉडी पे
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है, ऐसा मीनिंग नहीं है। समेशन इफेक्ट का जीरो क्या है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द एक्स डायरेक्शन आर बैलेंस। ओके, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कैलकुलेटर लिया मैंने। ओके, ये कैलकुलेटर को मैंने अगर दोनों डायरेक्शन में ऐसे इक्वल फोर्स से अगर पुल किया, देखो ये जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से मैं उसको राइट हैंड साइड पे पुल करता हूँ, लेकिन सेम फोर्स से मैंने अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड से भी पुल किया सपोज ऐसे, दोनों डायरेक्शन में मैंने अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आई एम अप्लाइंग सेम फोर्सेस इन बोथ डायरेक्शन। सो इफ आई अप्लाई सेम फोर्सेस on the right hand side and on the left hand side on this calculator, you can see there is no motion of the calculator. कैलकुलेटर का कोई भी मोशन आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस आप अप्लाई करते हो दोज आर गेटिंग बैलेंस। राइट हैंड साइड पे 100 न्यूटन और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 100 न्यूटन, जिसकी वजह से उसका टोटल जीरो आ जाता है। ओके, तो कैलकुलेटर के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ -100 + 100 इज बिकम इट इज इक्वल टू जीरो। तो समेशन इफेक्ट इसका क्या हो गया, इसका समेशन इफेक्ट जीरो हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं कि जीरो फोर्सेस एक्ट होते, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, बट इफ यू टेक द टोटल ऑफ दोस फोर्सेस विद द साइन कन्वेंशन देन ऑटोमेटिकली दैट आंसर बिकम्स जीरो। ओके, तो उसका आंसर इफेक्ट का क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी अगर कोई फोर्सेस अगर देखता हूँ ना, तो उसका भी आंसर वहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टोटल रोटेशन ऑल्सो बिकम जीरो। So okay, so everyone just write down, just note down these three conditions of the equilibrium. ये तीनों कंडीशन सब लोग क्या करो, थोड़ा नोट डाउन करो। सर तो सर ने म्यूट किया है। हेलो, हाँ हाँ बोलो ना। यस, सर वो आपने जो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क को दिया था ना वेरिग्नॉन्स थ्योरम का, उसका सोल्यूशन अपलोड कर सकते हो क्या? हाँ चलेगा, आ उसका गया नहीं सोल्यूशन मैं अपलोड क्वेश्चन। कर एकदम लास्ट, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर। हाँ यस हाँ, सर, उसका वेरिगोस सोल्यूशन, थ्योरम का। हाँ मैं वो सोल्यूशन अपलोड कर देता हूँ। ओके, अभी आप क्या, एक काम क्या करो, अभी जितने भी सोल्यूशन आपके पास है ना, तो मैं सोल्यूशन अपलोड करता हूँ, लेकिन उसको अभी ज्यादा डिटेल में अभी मत देखो। मैं क्या करने वाला हूँ, आज एक क्वेश्चन बैंक अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन बैंक मैं अपलोड करता हूँ आज, यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो सब लोग परफेक्टली स्टडी करो खाली, ठीक है? बाकी आपके जो भी डाउट्स है ओके। वो हम लोग क्या करेंगे फिर डिटेल में यूनिट टेस्ट के बारे में चाहे तो डिस्कस करेंगे। तो मैं सोल्यूशन अपलोड कर देता हूँ, लेकिन उसको ज्यादा डीप में मत जाओ। आज मैं एक सोल्यूशन, एक क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन बैंक एक अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो वो थोड़ा आप खाली स्टडी करो। ओके, तो सबको समेशन इफेक्ट, एफ वायर मोमेंट, सबका मीनिंग समझ में आया सबको इसका, कंडीशंस ऑफ यस सर। इक्विलिब्रियम। ओके, so this is called as the conditions of equilibrium. अभी क्या होता है, whenever we solve the problem based on equilibrium condition, at that time we use one concept called as a free body diagram. फ्री, सब लोग खाली सुन लो, इसको कुछ अभी लिखो मत, ये हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ये सब अपलोड किया है मैंने, इसका नोट्स भी अपलोड किया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या है, सब ये हम लोग देखेंगे। देखो, व्हाट इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग शॉर्टकट में, मतलब ब्रीफ में, उसको जो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। देखो, इट इज कॉल्ड एज अ एफ बी डी। अभी ये वर्ड है ना, पूरा मैकेनिक्स में आपको ये वर्ड सुनाई देगा, एफ बी डी। आप हमेशा ये वर्ड सुनोगे अभी, एफ बी डी। व्हाट इज एफ बी डी, फुल फॉर्म क्या है एफ बी डी का? फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। फ्री, फ्री का मतलब क्या है, बॉडी को फ्री करने का आपको, और उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल लैंग्वेज में बॉडी को फ्री करना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री करना मतलब क्या, उसको उसके सराउंडिंग से अलग
आपको ड्रॉ करना है. यू हैव टू फ्री द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग. बॉडी को सराउंडिंग से अलग करना है और बाद में उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. सिंपल लैंग्वेज में फ्री बॉडी डायग्राम. व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? यू हैव टू फ्री द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम. सबको समझ में क्या बोल रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग? हेलो, इसका मीनिंग समझ में आया सबको एफबीडी का? कोई एक बता सकता है क्या उसका मीनिंग क्या यस रहेगा सर, फ्री बॉडी समझा डायग्राम? सर, समझा सर। हाँ, क्या एक कोई भी एक एक्सप्लेन कर सकता है एक सिंपल स्टेटमेंट में फ्री बॉडी डायग्राम में? ये बहुत गंदा आवाज आ रहा है, माइक बंद कर। एक्चुअली जो मैंने बताया ना, खाली उतना मीनिंग बता सकता है कोई फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग? फ्री बॉडी डायग्राम. Sir, we separate the body from all its surroundings करेक्ट. ओके, तो यहाँ तक मैंने अभी and तक only बताया. show मैंने अभी the तक आपको forces is acting on it. यस करेक्ट है. तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट का अभी तक मैंने नहीं बताया. ओके, तो फोर्सेस का कैसे होता है देखो, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या है? यू हैव टू जस्ट फ्री द बॉडी फ्रॉम दिस सराउंडिंग. और उसके आगे और एक स्टेटमेंट ऐड होगा दैट यू हैव टू शो ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस ऑन द बॉडी. एक्टिव फोर्सेस भी दिखाना है और रिएक्टिव फोर्सेस भी दिखाना है. ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज अपने ऐसा एक एक टेबल है सपोज, या फिर एक ग्राउंड ले लो. सपोज देयर इज अ ग्राउंड और उसके ऊपर ऐसा एक अपने एक वेट रख दिया है. दिस इज सम वेट यू हैव प्लेस्ड. एक डब्ल्यू नाम का एक वेट आपने वो ग्राउंड पे रखा है. दिस इज द ग्राउंड. फ्लैट ग्राउंड इज देयर एंड दिस इज सम वेट. WEIGHT वेट. सबको समझ में? एक ऐसा सिंपल डायग्राम है. अब ये जो बॉडी है ना, मेरे को ये ब्लॉक है ना, उसका मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का. सपोज यू वांट टू ड्रॉ FBD ऑफ दिस ब्लॉक. ये जो ब्लॉक है उसका FBD मेरे को ड्रॉ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये बॉडी के लिए सराउंडिंग खाली क्या है पता है क्या? ये ग्राउंड खाली सराउंडिंग है. ये बॉडी जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो खाली इसके लिए सराउंडिंग में बोल सकता हूँ ग्राउंड इज अ सराउंडिंग फॉर द बॉडी. तो इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करूंगा. देन आई विल शो दिस ब्लॉक लाइक दिस. अभी मैंने क्या कर दिया, ये जो ग्राउंड है ना उसको हटा दिया, खाली ये मैं ब्लॉक का डायग्राम बना रहा हूँ. अभी इस पे एक्टिव फोर्स कौन सा है? एक्टिव फोर्स मतलब वो बॉडी का खुद का जो वेट है ना, ये जो बॉडी है इसका खुद का जो वेट है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव फोर्स. तो एक्टिव फोर्स हमेशा ये वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. दिस इज द W वेट ऑफ द बॉडी. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है डायग्राम में मैं खाली इसका वेट ऑफ द बॉडी दिखा देता हूँ. वेट ऑफ द बॉडी. अभी क्या होगा देखो, अगर मैंने खाली ये वेट अगर आपको बॉडी के ऊपर दिखाया तो ये बॉडी नीचे जाएगा. सिंपल सा वहां पे लॉजिक है. अगर कोई भी बॉडी पे अगर आप ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी एक्चुअली नीचे जाना चाहिए. लेकिन ये बॉडी नीचे जा रहा है क्या? ये बॉडी ये नहीं जा रहा है नीचे. क्यों नहीं जा नो रहा है? ये सर, कोई बता? नॉर्मल इसका रीजन क्या है? ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंड पे है द ना नॉर्मल सर। रिएक्शन. ग्राउंड पे है. ओके, तो ग्राउंड क्या कर रहा है? वो नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा, वो जो रिएक्टिव फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स. ओके, रिएक्टिव फोर्स जो कि आपको इधर दिखेगा नहीं लेकिन हमेशा वो एक्ट होता रहेगा बॉडी के ऊपर, जो कि नीचे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगा. उसको मैं बोलता हूँ सपोज आर इज अ रिएक्टिव फोर्स. और रिएक्शन बोलेंगे हम लोग. इसके आगे हमेशा याद रखो रिएक्शन वर्ड आपको हमेशा दिखाई देगा. रिएक्शन. तो डब्ल्यू क्या था उसका? डब्ल्यू था वेट ऑफ द बॉडी का. वेट ऑफ द बॉडी. इसको बैलेंस किसने कर दिया? रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ समेशन Fy इसका इट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो -W प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे. अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है जो कि मुझे दिख रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ समेशन Fy 0, जिसकी वजह से -W और प्लस R दोनों मिला के वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे 0 हो जाएगा. तो FBD का वहां पे डेफिनेशन क्या आ जाएगा देखो, खाली आप ये स्टेटमेंट खाली देख लो. ठीक है, कोई लिखो मत, ये हम लोग बाद में लिख के देंगे. फ्री बॉडी डायग्राम, इसका डेफिनेशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. द डायग्राम, इट इज द डायग्राम which is drawn by separating a body from the surrounding, by separating the body from the surrounding and presenting बोल सकते हैं या फिर showing भी बोल सकते हैं, and showing all the active and reactive forces on it.
फोर्सेस ऑन इट। ये हो गया एफबीडी का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय सेपरेटिंग द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड शोइंग ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस ऑन इट। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने खाली दो चीजें देखी है। एक तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है तो उसका समेशन एफ एक्स मस्ट बी जीरो, उसका समेशन एफ वाई जीरो ही होना चाहिए, उसका समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जीरो होना चाहिए, उसका एफ वाई जीरो होना चाहिए, और मोमेंट कौन से भी पॉइंट पे मोमेंट ले लो वो जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज हमने देखी व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है? एक वेट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसको हम लोग सेपरेट करेंगे सराउंडिंग से, और उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल फोर्सेस है, अभी ये फोर्सेस आइडेंटिफाई करना आपका काम है। ओके, वंस यू स्टडी ऑल द कंसेप्ट, okay, then you should be able to identify all the possible forces acting on a body, and if you are able to identify, then you can easily draw the free body diagram of that body. Okay, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? बॉडी को सेपरेट करते हैं सराउंडिंग से और उसके ऊपर सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। तो ये एक्चुअली आपका मॉडल टू स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मॉडल 2, ओके, विच इज कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है इक्विलिब्रियम। तो आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, मोमेंट जीरो। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम ड्रॉन बाय सेपरेटिंग द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड शोइंग ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस ऑन द बॉडी। ओके, तो ये सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है जो हमने अभी तक डिस्कस किया? नो सर। ओके, हाँ, नेक्स्ट पार्ट सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर एग्जाम में प्रिपरेशन करने का ना, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो ये सब लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले सपोर्ट रहेंगे बहुत सारे, और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स। अभी बीम क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, व्हाट इज बीम। मैं तो इस पे ले लेते हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि आज एक प्रॉब्लम हमको खत्म करने का है। ओके, सबसे पहले बीम हम लोग देखते हैं बीम क्या होता है, BEAM, बीम। सब लोग ये वर्ड एक बार प्रोनाउंस करो अपने जिधर बैठे हो, BEAM, बीम। ये वर्ड आप हमेशा पूरे मॉडल 2 में सुनोगे, बीम, BEAM। इसको क्या बोलते हैं? बीम एक्चुअली एक टर्मिनोलॉजी है। ये किसके लिए यूज करते हैं? देयर इज अ मेंबर विच इज सपोर्टिंग अ लोड्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड एज अ बीम। आपके घर में देखा रहेगा एक सपोर्ट रहता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उसके ऊपर हम लोग वो स्लैब डाल देते हैं। या फिर कोई अगर आपको अपने गांव में देखा रहेगा कि आपको अगर कुछ ऐसा शेड वगैरह, शेड वाला ऐसा कुछ बनाने का है, ठीक है, मतलब एनिमल्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल बीम डालते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर डालते हैं, उसके ऊपर हम लोग वो पत्रे डाल देते हैं। तो बीम का सिंपल मीनिंग क्या है? कोई भी लिखो मत, खाली देख लो। अ मेंबर सपोर्टिंग लोड ऑन इट, सिंपल लैंग्वेज में, सपोर्टिंग लोड्स ऑन इट। सिंपल एग्जांपल, अगर ऐसा एक वर्टिकल कुछ, तो एक आपके पास स्ट्रक्चर है और इसके वर्टिकल एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अगर ऐसा मैं हॉरिजॉन्टल अगर कुछ ऐसा एक स्लैब डाल दूं ना, या फिर हॉरिजॉन्टल मेंबर डाल दो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी कॉल्ड एज अ बीम। इसको हम लोग बीम बोल सकते हैं। इसके ऊपर आप लोड रख सकते हो, पॉइंट लोड रख सकते हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रख सकते हो। तो बीम का मीनिंग क्या है सिंपल लैंग्वेज में? अ मेंबर which is designed to carry load acting on it, or the member which is supporting the load acting on it. सिंपल लैंग्वेज में बीम का मीनिंग सबको समझ में आया? इसको किसी में डाउट है? बीम अगर ये वर्ड है, अगर मैं बोलता हूँ बीम, तो सबको ये समझ में आया क्या होता है बीम? यस। ओके, यस सर। तो हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी बीम का मीनिंग क्या है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो बीम है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट। हम लोग यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू खाली 2 ही सपोर्ट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले। यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन कर रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आज खाली 2 ही सपोर्ट्स देखने वाले, जो कि आपको यूनिट टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, और फाइनल एग्जाम में भी वो 2 सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि खाली यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में जाओगे ना, वो 2 सपोर्ट्स अगर आपको परफेक्टली पता रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन इन डिटेल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स दैट विल स्टडी आफ्टर द यूनिट टेस्ट। अभी हम लोग खाली 2 सपोर्ट देखेंगे। पहला जो सपोर्ट है उसका नाम है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, सब लोग ये प्रोनाउंस करो, आप जिधर भी बैठे हो ना उधर, क्योंकि ये वर्ड हमेशा आपको आएगा। ये मैं भी बहुत बार ये यूज करूंगा, ये वर्ड HING, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, करेक्ट। हिंज सपोर्ट का जो डायग्राम रहता है वो आपको कैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस डायग्राम। उसका कैसा रहेगा देखो,
ये ऐसा डायग्राम दिया जाएगा आपको, या फिर ऐसा इन्वर्टेड यू होगा, उसके नीचे ऐसा कुछ तो एक रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ हिंज सपोर्ट। किसी को याद है क्या हिंज सपोर्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकल के टाइम देखा था, कोई बता सकता है? प्रैक्टिकल टाइम एक जगह पे मैंने आपको बोला था हिंज सपोर्ट, बेल क्रैंक। किसी को? बेल क्रैंक, बराबर है, करेक्ट। तो जो लोगों ने प्रैक्टिकल अटेंड किया था उसको उनको मैंने बताया था, ओके, कि हिंज बेल क्रैंक लीवर एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाया था, देखो हम लोगों ने ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे, बेल क्रैंक लीवर, जिसको यहाँ पे ना ऐसा सपोर्ट था, देखो आपने देखा रहेगा, हमने यहाँ पे देखो इधर ऐसा वेट बैलेंस लगाया था, यहाँ पे चेन था, यहाँ पे हम लोग लोड लगाते थे ऐसा, ओके। तो ये जो मेंबर है ना, इसको यहाँ पे जो सपोर्ट किया था ना, दिस वाज द हिंज सपोर्ट, ये यहाँ पे हिंज सपोर्ट किया था, हिंज सपोर्ट। अभी ये जो हिंज सपोर्ट जब आप बॉडी को लगाते हो और वो बॉडी पे अगर आप लोड डालते हो तो ये क्या करता है, एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है, रिएक्शन, ओके। तो जो बॉडी पे हिंज सपोर्ट है, सपोज ये बॉडी अगर एक पर्टिकुलर बीम को मैंने हिंज सपोर्ट लगा दिया ना, तो बॉडी ऊपर और नीचे ट्रैवल नहीं करता और लेफ्ट और राइट ट्रैवल नहीं करता, लेकिन वो रोटेट हो सकता है, ओके, इट कैन इजीली रोटेट, रोटेशन उसमें पॉसिबल है, ओके। तो रिएक्शन मतलब क्या, जनरली रेजिस्टेंस, जहां से रेजिस्टेंस आएगा वहां से रिएक्शन मिलेगा आपको। तो हिंज सपोर्ट ऑफर्स टू रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इट ऑफर्स टू रिएक्शंस, it offers two reactions, one is a vertical reaction, another is a horizontal reaction, ओके। एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको मिलता है। तो इसका एफबीडी कैसे आ जाएगा पता है क्या? सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज, तो पॉइंट ए पे एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वीए, और एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा एच ए, ओके। तो सब लोग क्या करो, ये जरा एक जरा लिखो ना, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में लिखो, ओके, एवरीवन नोट डाउन दिस। ओके, सबको ये समझ में आया? हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन रहता है, वीए एंड एच ए, बिकॉज वहां से रेजिस्टेंस आता है, वीए का वर्टिकल डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आता है, लेकिन रोटेशन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये जो स्केच पेन है, इसको अगर मैंने यहाँ पे ऐसा अगर पकड़ लिया ना, आप देख सकते हो इट कैन रोटेट, इजीली रोटेट, इसको रोटेशन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई देयर इज नो रेजिस्टेंस फॉर द रोटेशन। तो एच और वी है, जिसको ये चाहिए, तो अगर ये रिएक्शन अगर विजुअलाइज करना है ना, आप जब प्रैक्टिकल में आ जाओगे ना, कभी आप मुझे पूछो तो मैं वहां पे आपको हिंज सपोर्ट का रिएक्शन कैसे तैयार होता है ना, वो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, व्हेनेवर देयर इज अ हिंज सपोर्ट, कितना रिएक्शन आएगा वहां पे, हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन रहता है, टू रिएक्शन, ओके। तो वी एंड एच ए, दीज आर द टू रिएक्शन, ये अननोन रिएक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एवरीवन राइट डाउन सेकंड पॉइंट, सेकंड रोलर सपोर्ट, सेकंड इज अ रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का डायग्राम ऐसा होता है, देखो एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा, उसके नीचे रोलर्स रहेंगे, ऐसे रोलर्स, और उसको ग्राउंड पे रखा रहेगा, या फिर ऐसा यू शेप दिखाते हैं, इन्वर्टेड यू शेप, उसके नीचे ऐसे रोलर्स रहते हैं और उसको ऐसा ग्राउंड पे रख देते हैं। उसका लेटेस्ट से इसको बी नाम दिया मैंने, सपोज एक बी नाम का एक रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप जो हम लोग अपना लगेज बैग देखा है, लगेज बैग पता है सबको, जिसके नीचे रोलर्स रहते हैं, यूज किया है क्या आप लोगों ने कभी, मतलब हैंडल किया है क्या कभी आपने? यस बैग, खुद उठाया यस क्या? सर। हाँ, तो उसमें कैसा होता है, ये ऐसा रोलर ऐसा बैग रहता है, इसके नीचे रोलर्स रहते थे, कोई इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा खींच के लेके जाते हैं, मतलब ये ऐसा इधर पकड़ लिया ना आपने, इधर अगर फोर्स लगा तो ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रोलर बैग जो है ना, रोलर बैग, इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मैंने मतलब जीरो कर दिया, देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब आपने इधर से पुश किया तो लेफ्ट में जाएगा, इधर से पुश किया तो राइट में जाएगा,
मतलब ये अभी क्या हो सकता है, राइट लेफ्ट मूव हो सकता है। तो एच और वी में से कौन सा अभी गायब हो जाएगा बता सकते हो, ये दोनों में से ये गायब होगा कि ये गायब होगा रेजिस्टेंस? VA VA. हाँ नहीं, एक्ट कौन सा होगा, वो तो वी एक्ट होगा, लेकिन एच ए वहां पे गायब हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एलिमिनेट हो जाएगा, दिस विल गेट एलिमिनेटेड, ये रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं। मैं रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहा हूँ। रेजिस्टेंस, रिएक्शन मतलब क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस। अगर ये लगेज बैग के ऊपर आप बैठ जाओ तो नीचे जाएगा क्या ये बैग? ऊपर बैठोगे तो नीचे जाएगा? यस सर। नहीं, नीचे कैसे जाएगा, ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, अच्छा। समझ जाए क्या, है ना। मैं रेजिस्टेंस एक्चुअली रिएक्शन मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखो, ये जो रिएक्शन रहता है ना, ये क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस। अगर ये बैग है, इसके ऊपर अगर कोई एक आदमी अगर बैठ गया सपोज, अगर ट्रेन नहीं आती है इसके ऊपर कोई तो बैठ गया सपोज, आराम कर रहा है, तो ये नीचे जाता है क्या ये कभी? No, नीचे sir. जाएगा क्या? सब नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से उसको रेजिस्टेंस आएगा, वीबी नाम का रेजिस्टेंस आएगा नीचे से। लेकिन अगर ये उसको खींच के लेके जाएगा ना तो आराम से राइट में जाएगा, आराम से उधर पुश करेगा तो आराम से लेफ्ट में जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, एच ए नाम का रेजिस्टेंस वहां पे निकल जाएगा। देर इज नो रेजिस्टेंस फॉर द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट है। लेकिन अगर ये इसको ऐसा घुमाना चाहेगा तो ये ऐसा घूम भी सकता है, ये लगेज बैग ऐसा घूम सकता है, मतलब घुमाने के लिए भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए वहां पे रोटेशन भी अलाउड है। ओके, तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, देर इज ओनली वन रिएक्शन। तो इसका मैं समरी यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो, लेट अस समराइज दिस। अगर मैं हिंज सपोर्ट आपको दिखाता हूँ, हिंज सपोर्ट एट पॉइंट ए, तो कितना रिएक्शन दिखाना पड़ेगा पॉइंट ए पे आपको? हाउ मेनी रिएक्शंस एट पॉइंट ए? 2. टू रिएक्शंस, करेक्ट। एच ए और यहाँ पे वी ए। अभी कोई पूछेगा ये राइट साइड पे क्यों दिखा है, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं दिखा है, ये ऊपर ही क्यों दिखा है, नीचे क्यों नहीं दिखा? तो उसका रीजन क्या है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करते हैं एट द बिगिनिंग, वी एज्यूम द पॉजिटिव वैल्यू। उसका कैलकुलेशन अगर नेगेटिव आए तो उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम लोग एजम्पशन करते हैं तो ये राइट में एज्यूम करना है, ये ऊपर ही एज्यूम करना है। और अगर रोलर सपोर्ट अगर मैंने दिखा दिया, सपोज रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट सपोज पॉइंट लेट अस से डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, डी पॉइंट, तो इसके में कितना रिएक्शन रहेगा रोलर सपोर्ट पे? 1. ओनली वन रिएक्शन, उसका नाम क्या रहेगा, वीडी। ओके, ये दो चीजों में किसी को डाउट है, ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया? No, sir. इसमें मे भी आपको सर रोलर सपोर्ट में दो एक ही कैसा होगा? हाँ, इसको इसका रीजन क्या है, कोई भी देखो ना, अगर आप एक रोलर अगर कोई भी ले लो, रोलर वाला कोई भी चीज ले लो जिसके नीचे रोलर्स लगे, अपना फ्रिज का एग्जांपल ले लो, फ्रिज, फ्रिज के नीचे आपने देखा रहेगा, या फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन ले लो, वॉशिंग मशीन। अगर आप वॉशिंग मशीन हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करके लेके जाते हैं, बिकॉज उसके नीचे क्या रहते हैं, रोलर्स रहते हैं ना। आपने कभी देखा है क्या वॉशिंग मशीन के नीचे रोलर्स रहते हैं, आपने देखा होगा, यस सर, यस सर। ट्रॉली बराबर है। ट्रॉली, ट्रॉली ले लो, ट्रॉली का एग्जाम्पल ले लो। तो ये ट्रॉली जो रहता है ना, इसके अंदर अगर आपने कुछ सामान अगर भर दिया ऐसे, तो ये ट्रॉली नीचे जाता है क्या, ये कभी नीचे जाता है? नो सर। मतलब नहीं No, जाता है। sir. क्यों नहीं जाता है? बिकॉज वहां पे ग्राउंड से क्या होता है, एक रिएक्शन प्रोवाइड होता है, तो ये रिएक्शन ग्राउंड का रिएक्शन है, देखो ये भी है, ऐसा नीचे से रिएक्शन मिलेगा इसको। कोई भी रोलर ले लो, ये रोलर के ऊपर भी रहेगा, ये रोलर के ऊपर भी रहेगा, हर रोलर के ऊपर रहेंगे। लेकिन इसको अगर आप यहाँ पे फोर्स अगर लगाओगे ना, तो ये आराम से ऐसा आगे पीछे जा सकता है। इसका मतलब क्या है, उसको रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा ये ऐसा मोशन के लिए देयर इज नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं है मतलब रिएक्शन भी नहीं आएगा। रिएक्शन कब आएगा, रेजिस्टेंस जब आएगा तभी वो रिएक्शन जनरेट होता है। इसीलिए वहां पे खाली एक ही रिएक्शन रहता है, वीडी नाम का, मतलब एक ग्राउंड से एक रिएक्शन आता है खाली। समझ आया अभी? हाँ सर, ओके, डन। समझा। ओके सर। ओके, और हिंज सपोर्ट का है क्या है, हिंज सपोर्ट जनरली आपने ज्यादा देखा नहीं रहेगा। अपना डोर का एग्जांपल ले लो, डोर में भी हिंज सपोर्ट रहता है, या फिर अपना जो ये सीजर रहता है उसके बीच में रहता है, देखो। और अगर हिंज सपोर्ट का किसी को इमेजिन करना है ना, तो प्रैक्टिकल टाइम आ जाओ, मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ हिंज सपोर्ट का रिएक्शन कैसे वहां पे जनरेट होता है, वी और एच ए। ओके, तो ये दो चीजें हमने अभी तक खाली दो ही चीजें देखी, एच ए और वी ए, दो रिएक्शन हिंज सपोर्ट के लिए। और रोलर सपोर्ट के लिए कितना होगा वहां पे, ओनली वन रिएक्शन विल बी देयर फॉर द रोलर सपोर्ट। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ लोड्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ लोड्स। ओके ओके, प्लीज पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी। टाइप्स ऑफ लोड्स, LOAD, लोड्स।
तो ये जो लोड्स के टाइप्स है ना, उसमें भी 3 से 4 टाइप्स के लोड है। हम लोग हमने अपने यूनिट टेस्ट के लिए खाली 2 इंपॉर्टेंट लोड्स में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो लोड है इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट लोड। इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड अभी तक आप लोगों ने बहुत बार देखा है, जो भी लोड आपने अभी तक ड्रॉ किया था उसको हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक बीम है, ये हो गया वर्टिकल पॉइंट लोड, उसका एग्जाम्पल सपोज 100 न्यूटन। ऐसा एक लोड एक्ट हो रहा है 30 डिग्री पे 600 न्यूटन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। अभी तक आप जो भी फोर्स दिखाते थे ना, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट लोड बोलते हैं उसको। पॉइंट लोड मतलब ऐसा एक एरो रहता है, वो एरो के बाजू में उसका नंबर लिखा रहता है। एंगल में रहेगा तो उसका एंगल भी लिखा रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में ऐसा रहेगा ये पॉइंट लोड 60 न्यूटन, उसका एक वैल्यू आपको दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट लोड। सेकेंड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओके। तो ये भी सब लोग क्या करो, आपने जिधर भी बैठे उधर प्रोनाउंस करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सब लोग एक बार बोलोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हेलो, हाँ सब लोग ये जरा प्रोनाउंस करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये हमेशा आने वाला है अभी। सिविल वाले तो उनको तो ये पूरा Uniformly थ्रू distributed load. लोड, करेक्ट। तो ये सिविल वालों को तो पूरा मतलब लाइफ टाइम ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के साथ ही काम करने का है। मैकेनिक्स में भी स्टैटिक्स में हमेशा ये वर्ड आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको शॉर्टकट में यूडीएल बोलेंगे आप लोग, यूडीएल, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी ये जो लोड रहता है ना, उसका यूनिट क्या रहता है, यूनिट इट इज गिवन बाय न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर। बहुत बार क्या होता है, ये यूनिट को लोग कंफ्यूज करते हैं मोमेंट के यूनिट। मोमेंट का यूनिट क्या है बता सकता है कोई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ न्यूटन द इंटू Newton मीटर। meter. न्यूटन मीटर। ये हमेशा ध्यान में रखो, बहुत बार ये मतलब 90% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करते हैं। मोमेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन नॉट मीटर, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर। लेकिन ये जो यूनिट है ना, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, 1 मीटर के लिए कितना न्यूटन होना चाहिए, 1 मीटर के लिए कितना न्यूटन होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में न्यूटन पर मीटर। ये सब लोग ध्यान में रखो, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको एक बीम दिया जिसका लेंथ है लेटेस्ट से 10 मीटर का लेंथ है, 10 मीटर। एक बीम है जिसका लेंथ है 10 मीटर, इसके ऊपर आपने यूडीएल डाल दिया। यूडीएल, यूडीएल का डायग्राम कैसा होता है, देखो ये ऐसा डायग्राम होता है। ये यूडीएल है, देखो इसको हम लोग यूडीएल ऐसा बनाते हैं, दिस इज यूडीएल। और ये यूडीएल का वैल्यू है ना, लेटेस्ट से 20 न्यूटन पर मीटर इसका वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ना, 20 न्यूटन पर मीटर है। और ये ए टू बी तक फैला हुआ है, इट इज स्प्रेड ओवर द स्पैन ऑफ ए टू बी। इसको स्पैन बोलते हैं, उसका जो लेंथ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन, SPAN, स्पैन। यूडीएल जितने लेंथ पे हमने स्प्रेड किया हुआ है वो लेंथ को स्पैन बोलते हैं, SPAN, स्पैन। तो इससे बताओ यूडीएल का वैल्यू कितना है, यूडीएल का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूडीएल, 20 200. न्यूटन 20 मीटर। न्यूटन, हाँ 2 न्यूटन पर 200, मीटर। 20 न्यूटन पर मीटर इज द यूडीएल वैल्यू। यूडीएल का वैल्यू है 20। इसको जनरली हम लोग है ना छोटे w, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w का वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन पर मीटर। तो इसका यूडीएल का वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर। इसका स्पैन कितना है, स्पैन, स्पैन इज इक्वल टू 10 10 मीटर। मीटर। 10 अब इसका मीटर। मेरे को टोटल लोड निकालने का है, टोटल लोड। टोटल लोड जो होता है ना, हम लोग कैपिटल W से 200 दिखाते हैं। न्यूटन मीटर। 200 बराबर कैपिटल W, क्योंकि फोर्स हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है। लोड इज ऑल्सो टाइप ऑफ द फोर्स। तो ऑब्वियसली इधर आप यूनिट देखो, न्यूटन पर मीटर। इसको अगर आपने मीटर से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये मीटर मीटर कैंसिल होके आपको एक न्यूटन मिल जाएगा। मतलब ये मैं ऐसा करना पड़ेगा, 20 इंटू 10, 200 न्यूटन हो गया, तो 200 न्यूटन। तो यूडीएल का टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, सबको समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल लोड ऑफ द यूडीएल। यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन, यूडीएल का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसके स्पैन का वैल्यू। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल लोड मिलेगा। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज फोर्स का मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया था। फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कोई बता सकता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स। It has magnitude and direction. करेक्ट, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, और एक थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट याद है, Point of application. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी फोर्स को मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता है। ये तो
मैग्नीट्यूड तो आपके पास आ गया, इसका डायरेक्शन भी आपको पता है, डायरेक्शन वर्टिकली डाउन रहेगा, कोई भी वेट होता है ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको कहाँ पे अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यूडीएल का जो लोड होता है उसको हम लोग हमेशा सेंटर पे दिखाते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है ना वहां पे दिखाएंगे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ L/2, L/2 मतलब क्या, 10/2, कितना आएगा इसका आंसर, 5 मीटर। तो इसका एफबीडी अभी कैसा बनेगा पता है क्या, ये देखो अभी सब लोग ध्यान दो, इसको कैसे ड्रॉ करना है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया है, उसको ड्रॉ कैसे करने का है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट रहेगा बी, इसके सेंटर पे ऐसा एक लोड एक्ट होगा, तो इसको मैं दिखाऊंगा 200 न्यूटन, ये लेंथ रहेगा 5 मीटर, ये लेंथ रहेगा 5 मीटर। ओके, तो ये ऐसे आपको यूडीएल को कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। पॉइंट लोड रहेगा तो उसको कन्वर्ट मत करो, पॉइंट लोड यू हैव टू कीप एज इट इज, बट इफ देयर इज अ यूडीएल देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। जिसको ये समझ में नहीं आया वो लोगों में अब फिर से एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, सपोज सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे सपोज एक यूडीएल है, ये पॉइंट सपोज C2D जा रहा है, C2D सपोज यूडीएल है, यूडीएल इसका लेंथ है लेटेस्ट से 8 मीटर का लेंथ है, 8 मीटर, और इसका वैल्यू है ना सपोज 100 किलो न्यूटन पर मीटर है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको कैसे दिखाओगे बता सकता है कोई, CD, ये CD है, इसका टोटल वैल्यू कितना रहेगा कोई बता सकता है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस टोटल लोड, 800 किलो 800 न्यूटन। kilonewton. 800 किलो न्यूटन, करेक्ट। कैसे आया देखो, इसका स्मॉल w का वैल्यू कितना है 100, इसका स्पैन कितना है, स्पैन इज इक्वल टू 8 मीटर, तो टोटल लोड कितना होगा कैपिटल W 100 इंटू 8 विच इज 800 किलो न्यूटन। लेकिन इसको कहाँ पे दिखाओगे आप, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे रहेगा इसका, 4 meter. 4 मीटर। दोनों साइड से 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर और यहाँ से, तो इसका सेंटर पॉइंट ऐसा लोकेट करने का, वहां पे ऐसा एक फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको, इसका वैल्यू है 800 किलो न्यूटन, और इट इज शोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रॉम बोथ द एंड्स। सबको क्लियर है ये, कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आया क्या किया ये, हेलो स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है, Yes, कोई डाउट है तो पूछ, No, sir. No. ओके। नो सर। No, sir. हाँ, तो अभी हम लोग है ना, वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अभी हम लोग प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दो। तो ओके, तो जो मैंने अभी सीखा है ना उसका एक 2 मिनट में समरी आपको बोलता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, समेशन fx 0, समेशन fy 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक वर्ड है, ये तीन कंडीशन को क्या बोलते हैं, Condition of Condition for equilibrium. कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, एफबीडी का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। एफबीडी, कोई भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, एफबीडी, बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यू हैव टू शो ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस ऑन इट। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि हिंज सपोर्ट, आज मैंने आपको बताया कि हिंज सपोर्ट जो होता है ना वो ऐसा दिखता है डायग्राम में, ऐसा दिखता है, और उसका नाम अगर ए रहेगा तो उसके ऊपर दो रिएक्शन, दो रेजिस्टेंस, दो जगह से रेजिस्टेंस आता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में आता है रेजिस्टेंस, दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आता है, एच ए। उसको मैंने एच ए वी ए क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉइंट का नाम ए था, अगर ये बी रहता तो एच बी वी बी लिखता था मैं। हिंज सपोर्ट, टू रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, टू रिएक्शन। दूसरी फोर्थ चीज मैंने आपको आज बताई, रोलर सपोर्ट का डायग्राम ऐसा दिखेगा आपको, नीचे रोलर्स रहेंगे, अगर इसका नाम बी है, बी, तो एक रिएक्शन आएगा ऐसा, आपको एक रिएक्शन मिलेगा, वीबी नाम का रिएक्शन मिलेगा, वीबी, ओनली वन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई। फिफ्थ चीज आज हमने जो डिस्कस की, पॉइंट लोड, और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल का कन्वर्जन, जो अभी हमने जस्ट देखा था। ओके,
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो क्या करना है, देखो सब लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, कोई भी लेफ्ट मत करो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी। इसको मैं जरा फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर लेता हूँ, एक मिनट। तो यूडीएल का कन्वर्जन और पॉइंट लोड का यूडीएल का जो कन्वर्जन है उसको पॉइंट लोड में कैसे करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिंट सपोर्ट है, पूरा दिमाग में रखो क्योंकि ये अप्रैल में जो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा। ओके, क्वेश्चन आएगा यूडीएल पॉइंट लोड कन्वर्जन करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में क्वेश्चन आएगा। ओके, तो क्या होता है कि हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शंस, पूरा दिमाग में बिठाओ। हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शंस, HAVA। रोलर सपोर्ट ओनली 1 रिएक्शन। ये देखो, ये लेक्चर मैंने अपलोड किया है, इसमें पूरा डिटेल है। इसमें से कुछ पार्ट हम लोग यूनिट टेस्ट के लिए अभी नहीं देखेंगे, तो ऐसा ज्यादा टेंशन मत लो। ओके, ठीक। हाँ, ये डायग्राम सब लोग पहले ड्रॉ करो। एवरीवन ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर दिख रहे। हाँ, सब लोग क्या करो, फटाफट डायग्राम जरा बना लो खाली। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत ही इजी रहता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरली 8 मार्क्स के लिए आता है फाइनल एग्जाम में। यूनिट टेस्ट में 5 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें डायग्राम प्रोपोर्शनेट आना चाहिए। आप जब डायग्राम बनाते हो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट को ऐसा स्केल लेके करने का है, मतलब स्केल अपना रहेगा बट डायग्राम प्रोपोर्शनेट। 2 मीटर और 5 मीटर के बीच में आपको डिफरेंस वहां पे दिखना चाहिए, नहीं तो 2 मीटर भी सेम दिख रहा है और 5 मीटर भी सेम दिख रहा है, ऐसा मत करो। ओके, तो जरा डायग्राम बनाते हो थोड़ा प्रोपोर्शनेट डायग्राम आप ड्रॉ करो। तो यूडीएल का स्पैन कोई कितना है, कोई बता सकता है डायग्राम में? व्हाट इज द स्पैन ऑफ द यूडीएल? 5 मीटर। 5 मीटर। 5 मीटर, करेक्ट। यूडीएल का स्पैन 5 मीटर है। और टोटल बीम का स्पैन कितना है? व्हाट इज द टोटल स्पैन ऑफ द बीम? 11 टोटल मीटर। 11 मीटर। इट इज 11 मीटर, करेक्ट। ओके, तो ये 11 टर्मिनोलॉजी मीटर। अगर आपको बराबर ये समझ में आया तो अभी प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसमें एक कपल है, देखो 20 किलोमीटर मीटर का एक क्लॉकवाइज कपल है। सबका डायग्राम हो गया कंप्लीट? 2 मिनट में हो जाएगा ये अपना सॉल्व। यस सर, हो गया डायग्राम। यस सर। तो सब लोग हाँ, सब लोग ध्यान दो, एकदम सिंपल है। आपको रिजोल्यूशन और मोमेंट का पता है ना, तो एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है। खाली जो कंसेप्ट अभी अप्लाई किया हमने सीखे ना, अभी अप्लाई करने का खाली। इसका डायग्राम कंप्लीट नहीं है, दे कैन कॉपी द डायग्राम फ्रॉम द स्क्रीन। सी दिस इज द गिवन बीम। आपको पहले क्या करना है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जब प्रिंटेड रहेगा ना, सबसे पहले इसका मेरे को एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे देखो, इसको ऐसा एक्सटेंड कर दिया मैंने। ऑब्वियसली ये ऊपर का जो डायग्राम है ना, ये आपके एग्जाम में आपके पास नहीं रहेगा। आपको ये प्रिंटेड अभी आपने ड्रॉ किया बराबर, आपने अभी ड्रॉ क्यों किया? क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है इसीलिए आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया। लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो ये डायग्राम प्रिंटेड रहता है, तो ये फिर से ड्रॉ नहीं करने का है आपको। डायरेक्टली यू हैव टू स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो मैं अभी जो बना रहा हूँ ना, डायरेक्ट वो डायग्राम स्टार्ट करना है आपको, ये थोड़ा ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट थिंग आई विल डू, I will draw this same beam over here, but now I will not draw this hinge. इसकी जगह पे मैं क्या दिखाऊंगा, कोई बता सकता है? ये एक ही जगह पे इधर मैं क्या दिखाऊंगा? इधर पॉइंट रिएक्शन, 2 रिएक्शंस आएगा। ये देखो, ऐसा 2 रिएक्शंस आएगा यहाँ पे। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। ये बन गया आपका HA, ये बन गया VA। सबको समझ में आया?
यहाँ पे मैंने 2 एरोस क्यों दिखाए, ये ऐसा ही कोई स्टूडेंट को लगेगा Hinge अरे क्या support. है नया क्या बना, हिंज सपोर्ट है, समझ में आया सबको? ये हिंज सपोर्ट है, तो इसका अभी इसके आगे हमेशा याद रखो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये डायग्राम को है ना 3 मार्क्स रहेगा, आउट ऑफ 8 3 मार्क्स विल बी फॉर दिस डायग्राम, ये याद रखो। इसके पहले जो चैप्टर थे ना उसमें डायग्राम के लिए मार्क्स नहीं रहते थे, यहाँ पे डायग्राम के लिए भी मार्क्स रहता है, क्योंकि डायग्राम आप डिजाइन करते हो। यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रोलर है, देखो रोलर है ना, One. एक रिएक्शन आएगा, VE. वन रिएक्शन, What? ओनली वर्टिकल रिएक्शन। अभी क्या करना है, देखो जो पॉइंट लोड है ना उसको एज इट इज दिखा दो, नो चेंज, डोंट चेंज दिस, show it as it is because we have to convert anyhow all the loads into point load, so there is no change in this couple, don't make any change, तो ये एज इट इज रहेगा 20 किलो न्यूटन डॉट मीटर एज इट इज। अभी इसको चेंज करना, अरे इसका मैंने वैल्यू लिखा नहीं क्या, इसका कितना वैल्यू था एक्चुअली, ये लिखना भूल गया, यूडीएल का वैल्यू बताओ जरा कितना था क्वेश्चन में, 60 kilonewton per meter. 60 किलोमीटर पर मीटर था, तो इसका मैं थोड़ा कन्वर्जन आपको करके दिखाता हूँ। इसका स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू था 60, इसका लेंथ का वैल्यू था 5 मीटर, तो टोटल लोड विल बी 60 इंटू 5, ये समझ में आया सबको क्यों आया 300, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 करने का इसको। उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोई बता सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना होगा? 2.5 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब ये लेंथ हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फ्रॉम डी, इधर से भी 2.5, यहाँ से भी 2.5, तो मैं क्या करूंगा, इसके मिड पॉइंट पे ऐसा एक पॉइंट मार्क करूंगा, एक वर्टिकल लोड यहाँ पे दिखा दूंगा जिसका वैल्यू होगा 300 किलो न्यूटन, और लेंथ के बारे में मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सब लोग लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लो, इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और कहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं, ये थोड़ा देख लो। ये देखो ये 2 मीटर, इट विल नॉट चेंज, इसको चेंज नहीं करने का, ये 2 मीटर इसको भी चेंज नहीं करना है, ये 2 मीटर को भी चेंज नहीं करना है, खाली ये जो है ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2.5 मीटर और यहाँ पे आएगा 2.5 मीटर। सो एवरीवन ओके, ड्रॉ दिस फ्री बॉडी डायग्राम, सब लोग ये डायग्राम बना लो सब लोग, इसको बोलते हैं, इसको एफबीडी बोलते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम है, ये आपका एफबीडी है, जो आपको बीम दिया है ना उसका एफबीडी है ये। सो एवरीवन हेलो स्टूडेंट्स, बना लिया सब लोगों ने डायग्राम? हेलो चालू है सर। हेलो आ रहा, आवाज आ रहा ना? हेलो Yes sir. Okay. चालेल, डायग्राम बनवला सगळ्यांनी, डायग्राम हो गया सबका बना के फटाफट, एक तो 2 साले मिनट सर. खाली, ठीक है खाली 2 मिनट ध्यान दो, यहाँ पे 2 मिनट में खत्म कर देंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 1 अप्लाई करता हूँ, सीओई 1 क्या है, सीओई 1 समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, देखो यहाँ पे एक ही फोर्स दिख रहा है सबको, एच ए, ओनली वन फोर्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एच ए इज इक्वल टू 0, ओके। देन आई विल अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अभी वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है, देखो ये वी ए और वी ऊपर जा रहा है, तो आई कैन राइट वी ए प्लस वी, ये दोनों नीचे आ रहे हैं फोर्सेस, -300 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास एक इक्वेशन तैयार हो गया, वी ए प्लस वी इज इक्वल टू 600, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी नया नहीं किया मैंने, ये सब ऑलरेडी आप कर चुके हैं, समेशन एफ एक्स एफ वाई सबको पता है कैसे करने का। नाउ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 समेशन ऑफ मोमेंट, कौन से पॉइंट पे मोमेंट लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हिंज सपोर्ट रहता है ना वो पॉइंट पे मोमेंट ले लो, जहां पे हिंज सपोर्ट है। तो अगर मैंने पॉइंट ए पे मोमेंट लिया तो एच और वी ए का रिएक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे कोई बता सकता है, एच और वी ए का रिएक्शन पॉइंट ए पे 0 हो जाएगा, करेक्ट। अभी देखो ये जो फोर्स है सी, इसका रिएक्शन रहेगा क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज पॉइंट ए के साथ, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। -300 into 2. करेक्ट, -300 into 2। ये तो ऑलरेडी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको -20 लिखो एज इट इज। इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत करो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो कपल होता है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको एज इट इज जैसे कि वैसा लिखने का है। बाद में ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो -300 इंटू टोटल डिस्टेंस नाउ कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस 8.5. 8.5, करेक्ट 8.5। वी का कैसा होगा रोटेशन, देखो ये वी का पॉइंट ए पे एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। फोर्स का वैल्यू है वी, और डिस्टेंस से कितना मल्टीप्लाई करोगे वी को, 11 11 से करना पड़ेगा। इसको कोई तो सॉल्व करके वी का आंसर बता सकते हैं कितना आएगा। इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आता है सपोज, तो वी कितना आएगा, कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करने का इसका? ओके, इसका कैलकुलेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो सी ओके, यू कैन चेक दिस। वी का आंसर चेक करो कितना आता है, 288.182 आया क्या, देखो। Yes. ओके, यस सर। अब ये वी का वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 1 में रखो, यू विल गेट वी आंसर। वी का आंसर भी मिल जाएगा आपको। वी का आंसर क्या करो, इक्वेशन 1 में डालो, आपको 311.818 आ जाएगा, 311.818। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सबको कैसे करने का? यस सर। ओके, तो 3 अननोन रिएक्शन था, HA, VA एंड VE। तीनों का आंसर मेरे पास आ गया। HA का वैल्यू 0 आ गया, VE का आंसर 288.182 आया, और VA का आंसर है 311.818। तो आज जो हम लोगों ने स्टडी किया ना, सब लोग क्या करो, थोड़ा अच्छे से रिकैप करो। ये क्वेश्चन में ये सॉल्व प्रॉब्लम है ना, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में, आप जाके चेक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सर आप एक मिनट कुछ रुको। शेयर करने वाले थे। कौन सा शेयर में? क्वेश्चन बैंक ना, सर अटेंडेंस क्वेश्चन हाँ बैंक। हाँ, क्वेश्चन बैंक में आज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3, एक मिनट थमा। रोल नंबर सर आप कुछ डिस्कस भी करने वाले थे लास्ट में। हाँ, एग्जाम को लेकर। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में वही डिस्कस कर दिया। एक तो क्या एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है ना, वो भी मैं आज डिस्प्ले कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो पूरा मैं ना आज वहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, तो उसमें आपको पूरा आइडिया आ जाएगा एक्चुअली। ओके स्टूडेंट, ठीक है, वो डिस्प्ले कर देता हूँ। एक मिनट। 9 रोल नंबर एब्सेंट, 11 12 एब्सेंट, 17 एब्सेंट, 43 एब्सेंट, 43, 49 एब्सेंट, ओके। सो दीज आर द एब्सेंट नंबर्स। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आज जो स्टडी किया ना, आज जो पढ़ा है ना, वो थोड़ा प्रॉपर्ली स्टडी करो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय। थँक्यू सर। Thank you, sir. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू। चला भेटू पुढच्या वेळेस।